हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुशाग्र एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेप विद कुश। अगर आप रिपीटर हो और ऑलरेडी आप अपना फाउंडेशन क्लास जो वो कंप्लीट कर चुके हो एंड आप स्टक हो कि आगे मुझे क्या करना है, या फिर आप बार बार लेक्चर्स लेते जा रहे हो बट आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर आप लास्ट ईयर ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हो एंड किसी भी कारणवश आपका सिलेक्शन अगर नहीं हुआ, या तो कुछ मार्क्स से रह गया हो या कोई भी और रीजन रहा हो, तो ये टाइम आपके लिए बेस्ट है कि अभी आप वो एज पा सकते हो जिससे आप फाइनल सिलेक्शन ले पाओगे। आपका ऑलरेडी फाउंडेशन कंप्लीट हो गया है, आपके सारे जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं, बट स्टिल आप एक लूप में फंस चुके हो क्योंकि आप बार बार फाउंडेशन क्लासेस करते हो या बार बार आप लेक्चर्स करते हो क्योंकि आप भूल जाते हो। तो उसके लिए आपको ये नहीं करना है। जो चीज़ें आप पढ़ चुके हो उन चीज़ों को भी आपको और ऊपर लेके जाना है। बार बार फाउंडेशन क्लासेस करना सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि एक बार आपका क्लास कंप्लीट हो गया आप उसे वहीं छोड़ दो एंड अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी आपका बेसिक्स क्लियर हो गया है। तो आप जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन बनाओगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। हम लोग सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग रीजनिंग पे, जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैक्सिमम लोगों का स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। अगर आपने ऑलरेडी लास्ट ईयर एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा कि रीजनिंग में सिटिंग और पजल का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है एंड उसमें कुछ भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप नए नए तरीके के आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन सॉल्व करो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के, ताकि आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन को टैकल कर पाओ। अगर ऑलरेडी ऐसा हो रहा है कि आप इजी क्वेश्चंस बना ले रहे हो तो आपको थोड़ा अपना लेवल बढ़ाना होगा। बहुत लोग का इशू ये होता है, मेरे साथ भी लास्ट ईयर ये हुआ कि प्री तो क्लियर हो जाता है बट मेंस में समझ नहीं आता है कि क्या करें, क्योंकि उसमें जो लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है एंड लोग उस टाइम पे समझ नहीं पाते कि उन क्वेश्चंस को हमें टैकल कैसे करना है। एंड बहुत लोग तो ये करते हैं कि मिसलेनियस से क्वेश्चन बनाते हैं सिर्फ, और वो सोचते हैं कि हम जितने भी मेन क्वेश्चन हैं जो पजल या सिटिंग के क्वेश्चन है वो हम स्किप कर देते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि वो तो बनने वाला नहीं है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप आराम से बना पाओगे, बस आपको उसको टैकल करने आना चाहिए। एंड ऑलरेडी अभी जैसे प्रिपरेशन के टाइम पे आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल कर रहे हो ऑलरेडी, एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप हार्ड लेवल के बना रहे हो, तो उस टाइम पे आप फुल्ली प्रिपेयर्ड होगे उस क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए। सिटिंग और पजल का वेटेज ज़्यादा होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मिसलेनियस चैप्टर्स को छोड़ देना है। आपको उसको भी साथ में पकड़ के चलना होगा, क्योंकि उसमें भी कभी कभी कुछ ऐसे ट्विस्ट दे देते हैं जिससे हम समझ नहीं पाते कि ये किस टाइप का क्वेश्चन आ गया है। बीच बीच में आपको उन क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि चाइनीज कोडिंग में कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस आपके ऐड हो जाते हैं जिससे हमें समझ नहीं आता है कि इसे सॉल्व कैसे करना है। एंड जब मल्टीपल वर्ड्स आ जाते हैं तो उस टाइम पे हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें उनसे कैसे सॉल्व करना है। ये आपका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है कि आप चाइनीज कोडिंग कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, वर्ड के बेसिस पे वो डायरेक्ट आंसर निकालते हैं, या फिर वो एक एक वर्ड का पूरा एक बार शीट बनाते हैं जिसमें वो पूरे वर्ड का कोडिंग निकाल के देन वो लास्ट में उसे सॉल्व करते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी, मैं ये सोचता हूँ कि प्री वाले एग्जाम्स में आपके पास उतना टाइम नहीं होता है कि आप पूरे क्वेश्चन का निकाल पाओ। एंड चाइनीज कोडिंग में जरूरी नहीं कि हर बार आपको 5 क्वेश्चन ही मिले, कभी कभी 2 या 3 क्वेश्चन ही होते हैं। तो 2 या 3 क्वेश्चन के लिए अगर आप सारे वर्ड्स का कोड निकाल रहे हो तो बहुत ही ज्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो वैसे में मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप पहले सिंगल सिंगल कोड के जो टेक्निक होते हैं आप वो एक बार क्लासेस देख लीजिए कि कैसे आप सिंगल डिजिट के भी कोड निकाल सकते हैं, डायरेक्टली आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। उसमें आपको थोड़ा दिक्कत तब आएगा जब 4 या 5 वर्ड दे दे, बट स्टिल वो आपका टाइम कम लगने वाला है। अगर आप सारे वर्ड्स के कोड निकालने बैठ जाओगे उससे तो आपको स्टिल कम टाइम लगने वाला है इसमें। बाकी आपकी चॉइस है, अगर आप कंफर्टेबल हो, अगर आप काफी ज्यादा जल्दी उसके कोड्स निकाल लेते हो तो आपके लिए वो तरीका बेटर हो सकता है। बट क्लर्क लेवल के जो प्री एग्जाम्स होते हैं उसमें 1 या 2 वर्ड का ही रहता है, तो उसमें सारे वर्ड्स के कोड निकालना वो फिजिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी सिलॉक्स और इनइक्वालिटी काफी इजी चैप्टर्स में से आते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आप पूरी तरीके से समझ चुके हो कि आइदर और के केसेस कब बनते हैं, साथ में कब नेगेटिव रिलेशन होता है, कब पॉजिटिव रिलेशन होता है सिलॉक्स में, एंड साथ ही में किस जगह पे आप पास कर पाओगे, पास नहीं कर पाओगे उस रास्ते से इनइक्वालिटी में, तो आप क्लियरली उस क्वेश्चंस को आराम से बना पाओगे। तो आपका ऑलरेडी फाउंडेशन कंप्लीट हो चुका है, तो जो अभी आपको मेजॉरिटी अपना फोकस देना है वो मेंस पे देना है, क्योंकि प्री आप साथ में लेके क्लियर कर लोगे बट मेन इशू आपको मेंस में ही आने वाला है। तो साथ में आप मेंस को अपना स्ट्रॉन्ग बनाए, 60-40 या 80-20 का आप लेके चल सकते हो, जिसमें आपको 80% अपना मेंस में फोकस देना है और 20% आपको प्री देना है, या फिर 60% आपको जो अपना मेंस में देना है, 40% आपको प्री में अपना ध्यान देना है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्वांट्स की। क्वांट्स मेजॉरिटी लोग का वीक होता है, मेरा भी वीक है, बट मैं यही सोचता हूँ कि जितना भी मैं अपना मार्क्स जो है वो मैक्सिमाइज कर पाऊँ, ताकि वो मेरे लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर सके। क्वांट्स में मेजॉरिटी लोग अरिथमेटिक से भागते हैं, बट काफी ज्यादा स्कोरिंग वो हो जाता है, क्योंकि आजकल के क्वेश्चंस जिस तरीके से आ रहे हैं, स्पेशली एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ के आप क्वेश्चंस देखोगे तो डीआई में जितने लेंदी लेंदी क्वेश्चंस आ रहे हैं, इतने टाइम में आप एक डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करते हो उतना में आप आराम से 1 या 2 अरिथमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आजकल जो डीआई के क्वेश्चंस आने लगे वो काफी ज्यादा लेंदी होने लगे हैं। तो आपको अरिथमेटिक को कंप्लीटली इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप स्पीड मैथ्स और डीआई के भरोसे से जाते हो तो आपको भी पता होगा कि लास्ट ईयर से काफी ज्यादा वेटेज घट गया है स्पीड मैथ्स का आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ जैसे एग्जाम्स में, क्योंकि अब मुश्किल से आपको 3 4 5 क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं स्पीड मैथ्स के, इस पर डिपेंड होकर आप एग्जाम देने बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो। तो साथ में आपको अपना अरिथमेटिक भी अच्छा करना होगा, एंड उसके लिए आपको बार बार लेक्चर्स करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो एक बार आपने ऑलरेडी कर लिया, आपने अपना फाउंडेशन कंप्लीट कर लिया है। तो आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है, उसके क्वेश्चंस बनाने हैं, ताकि आप उसमें अपना जो स्पीड है वो इंप्रूव कर पाओ, अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव कर पाओ, और क्वेश्चंस में अगर कोई ट्विस्ट आता है तो उसे हम कैसे हैंडल कर सकते हैं वो सीख पाओ।
लास्ट ईयर जो मैंने एग्जाम्स दिया था उसमें मेरे रीजनिंग और इंग्लिश के मार्क्स अच्छे आ रहे थे, बट क्वांट्स में मैं वीक था, बट फिर भी मेरा सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हुआ क्योंकि मैंने उतना ध्यान दिया था उस पे। एंड इस बार मैं उसे और भी ज्यादा इंप्रूव करना चाह रहा हूँ ताकि मुझे उससे सपोर्ट मिल पाए, क्योंकि अगर आप सिर्फ 2 सब्जेक्ट को लेके जाओगे तो आपको एक अच्छा बेस मिल सकता है, बट आपको एक सपोर्ट के लिए भी कोई और सब्जेक्ट चाहिए होगा जिसकी वजह से आपका फाइनल स्कोर थोड़ा अच्छा बन पाए। तो क्वांट्स को आपको इग्नोर नहीं करना है, एंड अरिथमेटिक अगर आप सोचोगे कि मैं छोड़ दूं तो वैसा भी नहीं होगा, उसको भी आपको साथ में लेके चलना होगा। एंड साथ में डीआई वगैरह के लिए तो प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको परसेंटेजेस याद नहीं है, अगर आपको स्क्वायर रूट ये सब याद नहीं है, क्यूब्स याद नहीं है, टेबल याद नहीं है, तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो डेली आपको ये चीज़ें भी प्रैक्टिस करती रहनी होंगी। परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये सब तो आपको याद करना ही है। साथ में आपको टेबल भी अपना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि आप क्वेश्चंस को जल्दी टैकल कर पाओ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी आप क्वांट्स का पेपर देने जाते हो। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इंग्लिश की। इसमें क्या होता है कि बहुत लोग पहले ही डर जाते हैं, वो लोग उतना अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहते कि हमारी एक्यूरेसी बहुत ही खराब है, हम कुछ भी अटेम्प्ट करने जाएंगे वो खराब हो जाएगा एंड हम उसे अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको इसमें थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा। मैं अपने हर वीडियोस में ये बताता हूँ कि आपको अपनी रीडिंग स्पीड को बढ़ानी होगी, एंड आप किसी से भी पूछ लो आपको वो यही बोलेगा कि आपको अपनी रीडिंग स्पीड अच्छी करनी होगी, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाओगे तो आप सॉल्व कहाँ से कर पाओगे। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको अपनी रीडिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करनी होगी। नेक्स्ट आता है आपको एलिमिनेशन पता होना चाहिए। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो ऑलरेडी एक बार एग्जाम दे चुके हैं या मल्टीपल एग्जाम्स दे चुके हैं एंड इस बार वो वापस से एग्जाम्स में बैठने वाले हैं। तो बेसिकली उन्हें एक आइडिया ऑलरेडी हो चुका होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एंड अगर आप क्लर्क लेवल पे जाओगे जो कि थोड़ा इजी लेवल का होता है, तो उसमें अगर आपको कोई भी सिनोनिम या एंटोनिम आया है तो आप अगर एक बार ऑप्शंस को अच्छे से देखोगे तो उसमें से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी अपना आंसर बना पाओगे। अगर आपको उसका एग्जैक्ट मीनिंग भी नहीं आता है तो भी आप देखोगे जो ऑप्शन में 2-3 वर्ड होते हैं उनके मीनिंग सिमिलर से होते हैं, तो वो आपको पता चल जाएगा कि ये तो आंसर नहीं होने वाला है। तो उन ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर पाओगे एंड अपना राइट आंसर आप टिक कर पाओगे। एंड इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा मिसकंसेप्शन है एक लोगों का कि अगर मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मैं इंग्लिश तो अच्छा कर ही नहीं पाऊंगा, मेरी तो इंग्लिश अच्छी होगी ही नहीं, एंड वो दिन रात बैठ के सिर्फ ग्रामर पढ़ते रहते हैं। ग्रामर आपको सपोर्ट जरूर कर सकता है बट वो पूरी तरीके से आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। ग्रामर के साथ भी मल्टीपल चीज़ें होती हैं जो आपको लेके चलनी होगी ताकि आपका ओवरऑल जो इंग्लिश है वो इंप्रूव हो पाए। रीडिंग आपने कर लिया, आपने जो अपना ग्रामर है वो कंप्लीट कर लिया, साथ में आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। वोकैबुलरी के लिए आप कोई भी एडिटोरियल क्लासेस कर सकते हो, कोई भी आप बुक ले सकते हो, एंड डेली 10, 20, 50 जितने वर्ड में आप कंफर्टेबल हो उतने वर्ड्स आपको डेली रिवीजन करना है। डेली आपको उन वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है एंड साथ ही में उनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये सब भी आपको याद करने हैं। तभी जाके आपका ओवरऑल इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव हो पाएगा एंड अपने मार्क्स को भी आप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर पाओगे। लास्ट में मैं बात करने वाला हूँ जीए की, जिसे मैक्सिमम लोग इग्नोर कर देते हैं एंड वो सोचते हैं इसमें बस किसी तरीके से हमें पास होना है, ये वैसे भी हम ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे तो क्यों ही इसे ज़्यादा पढ़ना। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप इसे अच्छा कर लेते हो तो ये बहुत ही अच्छा एक आपको सपोर्ट बन सकता है, क्योंकि जीए एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप डेली उसे पढ़ते हो एंड डेली अगर शिद्दत से आप उसे अगर रिवाइज कर रहे हो तो फाइनल मार्क्स आपका काफ़ी अच्छा हो सकता है जीए का, एंड वो एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट बन सकता है आपका। आई नो बहुत लोग डरते हैं इसमें कि नेगेटिव बहुत चला जाता है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप सॉल्व करो, आप थोड़े बहुत गेसेस ले सकते हो बट मैक्सिमम आपको गेस वर्क नहीं करना है। मैक्सिमम अगर आपको कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देना है तो उसके लिए आपको डेली जीए क्लासेस करने होंगे। एंड साथ ही में अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा और स्टेप अप करना चाहते हो तो आप किसी के मॉक ड्रिल ले सकते हो या किसी स्पेसिफिक टीचर जो भी आपको पसंद हो उनके आप पर्टिकुलर क्लासेस भी ले सकते हो। बट जीए को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये ऐसा पेपर है जो आपकी पूरी प्रिपरेशन को, आपके रिजल्ट को मेक या ब्रेक कर सकता है। तो आपको जियो को साथ में लेके चलना होगा एंड उतना ही इंपॉर्टेंस देना होगा जितना आप बाकी 3 सब्जेक्ट्स को देते हो। बहुत लोग जीए को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते क्योंकि वो प्री में नहीं आता है, बट एक बात आपको अच्छे से समझना होगा कि प्री से आपका एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला है, आपका एग्जाम क्लियर होगा आपके मेन से। तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपको जीए, एंड आपको अच्छे से उस सब्जेक्ट को भी पूरा पढ़ना है एंड डे 1 से पढ़ना है। मैं तो बोलूँगा अगर अभी तक भी आपने स्टार्ट नहीं किया तो अभी से भी आप स्टार्ट कर सकते हो जीएन। अभी से भी एग्जाम में अच्छा खासा टाइम है, आपको डेली करंट अफेयर से क्लासेस तो लगाना ही लगाना है। बाकी सारे दिन एक जैसे नहीं होते, मेरा भी बहुत ऐसा दिन आता है जिस टाइम पे मैं पूरी शिद्दत से पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ, बट मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा कि आप कंसिस्टेंसी अपनी मैक्सिमम मेंटेन करने की कोशिश करें, जितना आपसे हो सके आप उतना करें। आप इस चीज़ का लोड नहीं लें कि मैंने आज 10 घंटे पढ़ा, 8 घंटे पढ़ा, 6 घंटे ही पढ़ा, 2 घंटे ही पढ़ा, 4 घंटे ही पढ़ा। आप वो देखिए कि उस पढ़ाई में आप कितने प्रोडक्टिव रहे। अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो बट आप अगर पूरे मन से पढ़ रहे हो तो वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। अगर आप 10 घंटे 20 घंटे भी पढ़ रहे हो लेकिन आप मन से नहीं पढ़ रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो आप जितने भी टाइम पढ़ो मन लगा के पढ़ो ना, एंड अपना कंसंट्रेशन मेंटेन करके पढ़ो। एंड आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर आपको वीडियो देखना तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हो। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए